Hi everyone, welcome back in AK Nursing classes. This is Ashok Sondra. Today we discuss very important topic related to इंटीग्रोमेट्री सिस्टम, यानी कि अपना जो स्किन है उससे रिलेटेड अपना टॉपिक रहेगा। ठीक है, जो कि अपन ने सबसे पहले जो अपन पिछली क्लास में पढ़ा है वो पढ़ा था डेक्यूबिटस अल्सर के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि डेक्यूबिटस अल्सर होता क्या है। तो डेक्यूबिटस अल्सर के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं, जैसे आप आईसीयू में देख लो या फिर लॉन्ग टर्म जो पेशेंट होते हैं जो वार्ड के अंदर, ठीक है, वो उसके अंदर क्या होता है कि अगर लॉन्ग टाइम तक अगर बेड रिडन होते हैं तो वहां पे क्या होगा, प्रेशर अल्सर के कारण यानी या कंप्रेशन या फ्रिक्शन या फिर शेयर के कारण क्या शेयरिंग के कारण क्या होगा, वहां पर स्किन की ब्रेकडाउन यानी कि जो स्किन की जो कंटिन्यूटी होती है लेयर की, उसके अंदर ब्रेकडाउन होने की संभावना रहती है। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रेशर अल्सर या फिर डेक्यूबिटस अल्सर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो डेक्यूबिटस अल्सर होता है, तो कोई सामान्यतः जैसे आप कोई आईसीयू के अंदर एडमिट है मरीज या फिर कोई वार्ड के अंदर मरीज है एडमिट है, ठीक है ना, तो उस जो डेक्यूबिटस अल्सर है उसको किस प्रकार से अपन मेजर करते हैं या फिर असेस करते हैं। तो उसको असेस करने के लिए जो टूल बनाई गई है उस टूल का नाम है ब्रेडन स्केल। ठीक है, तो ब्रेडन स्केल क्या होती है, ब्रेडन स्केल जो अडल्ट होते हैं, अडल्ट के अंदर जो प्रेशर अल्सर या डेक्यूबिटस अल्सर हुआ है, वो रिस्क वाले जो पेशेंट हुए उसको असेस करने के लिए काम में ली जाती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये देखी जाए कि जो ब्रेडन स्केल होती है उसका डिस्कवर किसने किया था। तो उसका दो वैज्ञानिक थे, उसका नाम है बारबरा, एक तो आपका बारबेरा ब्रेडन और नैन्सी बर्गस्टॉम, जो कि 1988 के अंदर 1988 के अंदर दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, जो डेक्यूबिटस अल्सर होता है या फिर जो प्रेशर अल्सर होता है उसको असेस करने के लिए स्केल या टूल का आविष्कार किया। उस टूल का नाम है ब्रेडन स्केल। ठीक है, तो दो डिस्कवर का नाम क्या है, एक तो बारबरा ब्रेडन और नैन्सी बर्गस्टम, और कब किया गया, 1988 के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि भाई ये जो ब्रेडन स्केल है वो क्या काम करती है। ठीक है, तो उसका जो फंक्शन होता है टूल असेस टू प्रेशर अल्सर रिस्क विथ अडल्ट। जो अडल्ट होते हैं उसके अंदर जो प्रेशर अल्सर या डेक्यूबिटस अल्सर हुआ है उसके रिस्क को क्या करती है, असेस करती है। कितनी प्रकार का, कितनी मतलब मात्रा के अंदर वो फैला है, तो उसको असेस करने के लिए अपन क्या करते हैं, ब्रेडन स्केल का उपयोग लिया जाता है। ठीक है, अब दूसरा मैंने आपको पॉइंट बताया, वो बताया मैंने उसका जो डिस्कवर है, डिस्कवर किसने किया था, जो डिस्कवर किया था, जो टूल है उसका जो डिस्कवर किया था वो दो वैज्ञानिक थे। दो वैज्ञानिक कौन कौन से, एक तो आपका बारबेरा ब्रेडन एंड दूसरा कौन सा है आपका, नैन्सी बर्गस्टॉम। और कब किया गया, 1988 के अंदर। कब हुआ, 1988 के अंदर दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस टूल का है और डिस्कवर किया। ठीक है, अब बात ये होती है कि जो ब्रेडन स्केल होता है, ठीक है, तो ब्रेडन स्केल, अब स्केल क्या होती है, पैरामीटर, मतलब पैरामीटर को चेक करने के लिए काम में ली जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर स्कोरिंग होती है। तो अकॉर्डिंग टू WHO, तो WHO ने क्या एक स्कोरिंग रखी गई, तो स्कोरिंग रखेगी 6 to 23, मतलब इसका मिनिमम स्कोर 6 रहेगा और मैक्सिमम कितना रहेगा, वो रहेगा 23। कितना रहेगा, तो अकॉर्डिंग टू WHO स्कोरिंग कितना है इसका, स्कोरिंग देखते हैं, तो देखते हैं 6 to 23, मिनिमम कितना है 6 और 23 कितना रहेगा, वो मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर लोअर स्कोर हो जाता है, जितना लोअर स्कोर होगा, लोअर स्कोर इंडिकेटेड हाई रिस्क। जितना लोअर स्कोर होगा तो पेशेंट को क्या होगा, हाई रिस्क रहेगा, किसका, डेक्यूबिटस अल्सर का रहेगा। ठीक है, तो
मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू WHO स्कोरिंग कितना है 6 to 23, ठीक है। और लोअर स्कोर कितना है, लोअर स्कोर इंडिकेट करेगा, वो क्या करेगा, हाई रिस्क को इंडिकेट करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब इसका जो पर्पज रहेगा, जो ब्रेडन स्केल है उसका पर्पज क्या है, ठीक है। अगर पर्पज देखी जाए तो पर्पज क्या है, टू आइडेंटिफाई पेशेंट रिस्क फॉर डेवलपिंग प्रेशर अल्सर। मतलब ऐसे जो पेशेंट होते हैं सामान्यतः जो वार्ड के अंदर है या फिर आपके आईसीयू के अंदर है, वो लॉन्ग टर्म पेशेंट रहते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर पेशेंट के अंदर रिस्क कितना है प्रेशर अल्सर का, उसको असेस करने के लिए या मेजर करने के लिए ब्रेडन स्केल का उपयोग लिया जाता है, ठीक है। तो क्या, इसका पर्पज क्या है, टू आइडेंटिफाई पेशेंट रिस्क फॉर डेवलपिंग प्रेशर अल्सर, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करता है कि भाई पेशेंट के साथ में जो प्रेशर अल्सर डेवलप हुआ है वो कितना हुआ है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए एक टूल है वो काम में लिया जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो ब्रेडन स्केल, जो अपनी पिछली क्लास में पढ़ा है, जो डेक्यूबिटस अल्सर के बारे में पढ़ा है। जो डेक्यूबिटस अल्सर मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि डेक्यूबिटस अल्सर क्या होता है। डेक्यूबिटस अल्सर मतलब लोकलाइज इंजुरी होती है, किसके बीच में, द बोनी प्रोमिनेंस और एक्सटर्नल सरफेस के बीच में क्या हो रहा है, कंप्रेशन के कारण क्या हो रहा है, लोकलाइज सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी हो रही है, ठीक है। ये सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी हुई है, उसको किस प्रकार से अपन असेस करेंगे या आइडेंटिफाई करेंगे या मेजर करेंगे, तो उसके लिए एक टूल उपयोग काम में लिया जाता है। उस टूल का नाम है वो है ब्रेडन स्केल, ठीक है। अब ब्रेडन स्केल का काम क्या है, मैंने आपको बताया कि ब्रेडन स्केल क्या करता है, प्रेशर अल्सर विथ अडल्ट, जो अडल्ट होते हैं उसके अंदर किस प्रकार के रिस्क हुआ है प्रेशर अल्सर का, उसको क्या करता है, असेस करने का काम करता है, ठीक है। अब मैंने बताया, सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो ब्रेडन स्केल है उसका जो डिस्कवर है वो दो वैज्ञानिक ने किया था। तो दो वैज्ञानिक कौन कौन से, पहला वैज्ञानिक मैंने बताया आपको बारबेरा ब्रेडन, और दूसरा जो मैंने वैज्ञानिक बताया वो बताया नैन्सी बर्गस्टोन। और कब किया गया, इन 1988 के अंदर ये ब्रेडन स्केल का है वो डिस्कवर किया गया 2 साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है। अब मैंने थर्ड पॉइंट को बताया, अकॉर्डिंग टू WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है अपना, उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया, स्कोरिंग बताई गई कि भाई इसकी स्कोरिंग कितनी, तो मिनिमम इसकी स्कोरिंग 6 है और मैक्सिमम 23 रखी गई, ठीक है। अगर ब्रेडन स्केल है, ब्रेडन स्केल के स्कोर है अगर लोअर होता है, लोअर स्कोर है तो वो इंडिकेट करता है कि पेशेंट के साथ हाई रिस्क हो रहा है प्रेशर अल्सर का, ठीक है। अब नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट जो अपना होता है वो होता है पर्पज। जो पर्पज क्या है, जो ब्रेडन स्केल बनाएगी इसका पीछे क्या पर्पज है, ठीक है। इसके पीछे पर्पज है टू आइडेंटिफाई पेशेंट रिस्क फॉर डेवलपिंग प्रेशर अल्सर, ठीक है। मतलब ऐसे आइडेंटिफाई करना, जैसे मान लो आईसीयू के अंदर हो या वार्ड के अंदर लॉन्ग टर्म बेड रिडन पेशेंट होते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करना कि पेशेंट को कितना प्रेशर अल्सर इंजरी हुई है या कितना प्रकार का रिस्क हुआ है, उसको असेस करने के लिए टूल काम में लिया जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका ब्रेडन स्केल, ठीक है। अब नेक्स्ट जो ब्रेडन स्केल है, तो ब्रेडन स्केल के अंदर कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, ठीक है। जो पैरामीटर होते हैं वो किस प्रकार से अपन स्कोरिंग डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, एक एक के बारे में पढ़ेंगे, भाई पैरामीटर होते हैं। तो यहाँ पे जो ब्रेडन स्केल होता है, तो ब्रेडन स्केल के अंदर 6 पैरामीटर है वो काम में लिए जाते हैं। तो 6 पैरामीटर कौन कौन से हैं, 6 पैरामीटर होते हैं, ठीक है। तो 6 पैरामीटर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, 6 पैरामीटर, ठीक है। 6 पैरामीटर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो 6 पैरामीटर के अंदर सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, सबसे पहला जो पैरामीटर होता है वो होता है सेंसरी परसेप्शन। कौन सा होता है, सेंसरी परसेप्शन, ठीक है, सेंसरी परसेप्शन, ठीक है। दूसरा जो पैरामीटर रहेगा वो आपका रहेगा मॉइस्चर, यानी नमी, मॉइस्चर, ठीक है। और जो तीसरा पैरामीटर रहेगा अपना वो रहेगा एक्टिविटी। कौन सा रहेगा, एक्टिविटी, ठीक है। और थर्ड जो फोर्थ पैरामीटर रहेगा अपना वो रहेगा आपका मोबिलिटी, मोबिलिटी यानी मूवमेंट, ठीक है। और आपका फिफ्थ पैरामीटर रहेगा
वो रहेगा न्यूट्रिशन। कौन सा रहेगा? न्यूट्रिशन। ठीक है। और आपका 6th पैरामीटर रहेगा, वो रहेगा आपका फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण या फिर शेयरिंग। शेयरिंग। ठीक है। तो जो ग्रेडन स्केल है, तो ग्रेडन स्केल के अंदर पैरामीटर को मेजर करने के लिए 6 प्रकार के जो पैरामीटर काम में लिया जाता है, वो 6 पैरामीटर कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो पैरामीटर होता है, होता है सेंसरी परसेप्शन। बॉडी का जो सेंसरी परसेप्शन है, उसके अकॉर्डिंग अपन आइडेंटिफाई वो कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा पैरामीटर होता है, वो आपका होता है मॉइस्चर, जो नमी। ठीक है। और तीसरा जो पैरामीटर होता है आपका एक्टिविटी। ठीक है। और 4th पैरामीटर होता है आपका मोबिलिटी। मोबिलिटी के द्वारा असेस कर सकते हैं। ठीक है। और 5th वन होता है आपका न्यूट्रिशन। ठीक है। और 6th वन होता है आपका फ्रिक्शन या फिर शेयरिंग। तो ये 6 पैरामीटर होते हैं। 6 पैरामीटर जो अपन इसके द्वारा स्केल बनाकर अपन क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट को कितने प्रकार, कितना टाइम का रिस्क हुआ है ग्रेडन स्केल के द्वारा। ठीक है। तो ये 6 पैरामीटर होते हैं। तो 6 पैरामीटर अपन क्या करेंगे? एक एक करके एक टेबल बनाएंगे। टेबल के अकॉर्डिंग अपन इसका स्कोरिंग है वो समझ सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट अपन एक टेबल के माध्यम से अपन पैरामीटर को असेस करेंगे। ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले अपन देखते हैं पैरामीटर। ठीक है। पैरामीटर, और उसके बाद अपन ने स्कोरिंग दी है 1, 2, 3 और 4। ठीक है। तो स्कोरिंग 4 तक अपन डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको पैरामीटर कौन कौन से बताए? सबसे पहला पैरामीटर मैंने आपको बताया, वो बताया सेंसरी परसेप्शन। सेंसरी परसेप्शन। ठीक है। तो सेंसरी परसेप्शन के अंदर सबसे पहले क्या होता है? सेंसरी परसेप्शन के अंदर होता है पेशेंट के अंदर क्या होता है? कंप्लीटली लिमिटेड कंडीशन के अंदर रहता है पेशेंट। ठीक है ना। मतलब जो परसेप्शन है उसका, वो कंप्लीटली लिमिटेड रहता है, मतलब फिक्स नहीं रहता है उसका, कंप्लीटली लिमिटेड ही रहता है, उसकी ऊपर नीचे नहीं होता वो। ठीक है ना। तो कंप्लीटली लिमिटेड कंडीशन होगी, तो वहां पर क्या देंगे अपन? एक स्कोरिंग देंगे। कितना देंगे? एक स्कोरिंग देंगे। तो यहां पे सेंसरी परसेप्शन अगर कंप्लीटली लिमिटेड, तो एक स्कोर देंगे। ठीक है। अगर सेंसरी परसेप्शन वेरी लिमिटेड होगा, वेरी लिमिटेड होगा मतलब थोड़ा हो सकता है वो। ठीक है ना। सेंसरी परसेप्शन हल्का सा हो सकता है। ठीक है ना। तो वो वेरी लिमिटेड होगा। ठीक है। मतलब स्लाइटली से ज्यादा रहेगा थोड़ा। ठीक है ना। तो वेरी लिमिटेड कंडीशन के अंदर होगा, तो अपन उसको 2 स्कोरिंग देंगे। ठीक है। उसके बाद अगर स्लाइटली लिमिटेड होगा, स्लाइटली लिमिटेड, तो अपन स्कोर देंगे 3। ठीक है। और अगर कोई इंपेयरमेंट नहीं है, तो अपन इसको स्कोर देंगे 4, नो इंपेयरमेंट। ठीक है। तो सबसे पहला पैरामीटर मैंने आपको बताया, वो बताया सेंसरी परसेप्शन के बारे में बताया। ठीक है। तो सेंसरी परसेप्शन मैंने आपको बताया कि कंप्लीटली लिमिटेड है। ठीक है ना। कंप्लीटली लिमिटेड है मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है, वो कंप्लीटली लिमिटेड बंधा हुआ है। ठीक है ना। तो वो एक स्कोरिंग देगी। ठीक है। और वेरी लिमिटेड है मतलब स्लाइटली से थोड़ा ऊपर रहेगा। ठीक है ना। तो वो वेरी लिमिटेड कंडीशन के अंदर होगा, तो स्कोरिंग देंगे 2। और स्लाइटली लिमिटेड मतलब थोड़ा सा लिमिटेड हो, सीमा में बंधा रहेगा, उसको स्लाइटली लिमिटेड, तो 3 स्कोर देंगे। और नो इंपेयरमेंट, कोई प्रकार का इंपेयरमेंट नहीं है, तो स्कोरिंग देंगे 4 उसको। ठीक है। तो ये आपका होता है सेंसरी परसेप्शन। कौन सा होता है? सेंसरी परसेप्शन। ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड वन आता है आपका, वो आता है आपका मोइस्ट। ठीक है। मोइस्ट यानी नमी। ठीक है। तो मोइस्ट के अंदर उसको भी 4 प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। ठीक है। तो 4 प्रकार के कौन कौन से? सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कॉन्स्टेंटली मोइस्ट। कॉन्स्टेंटली का मतलब स्थिर, वही फिक्स है। ठीक है ना। तो कॉन्स्टेंटली मोइस्ट रहेगा, तो अपन क्या देंगे? स्कोरिंग देंगे 1। ठीक है।
उसके बाद आपका आएगा वेरी मोइस्ट, वेरी मोइस्ट, तो स्कोरिंग देंगे आपकी 2, कितनी देंगे 2 स्कोरिंग देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका ओकेजनली मोइस्ट, मतलब अवसर होता है उसके अकॉर्डिंग मोइस्ट होता है, तो अपन स्कोरिंग देंगे 3, कितनी देंगे स्कोरिंग देंगे 3, ठीक है। और बार बार अगर मोइस्ट हो रहा है, बार बार नमी हो रही है, ठीक है ना, तो अपन क्या देंगे स्कोरिंग देंगे 4, फ्रीक्वेंटली मोइस्ट, तो स्कोरिंग देंगे 4, ठीक है। तो यहां पे मैंने सेकंड पैरामीटर बताया आपको मोइस्ट के बारे में, ठीक है। कॉन्स्टेंटली मोइस्ट है तो स्कोरिंग देंगे 1, अगर वेरी मोइस्ट है तो अपन स्कोरिंग देंगे 2, और अगर ओकेजनली मोइस्ट रह रहा है, ठीक है ना, तो अपन स्कोरिंग देंगे 3, और फ्रीक्वेंटली बार बार मोइस्ट रह रहा है तो स्कोरिंग देंगे 4, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पैरामीटर होता है, वो होता है मोइस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट जो थर्ड पैरामीटर होता है वो होता है एक्टिविटी। अब एक्टिविटी, अगर पेशेंट आईसीयू के अंदर एडमिट है, या सपोज करो वार्ड के अंदर एडमिट है, तो अगर बेड फास्ट है, मतलब बेड पर ही अपनी एक्टिविटी कर रहा है, तो उसको स्कोरिंग देंगे अपन 1, बेड फास्ट, ठीक है। अगर चेयर पे, कुर्सी पे, चेयर फास्ट, तो स्कोरिंग देंगे 2, कितनी देंगे स्कोरिंग देंगे 2, ठीक है। और उसके बाद वॉक ओकेजनली, ठीक है, ओकेजनली अगर वॉक कर रहा है, ठीक है ना, तो अपन स्कोरिंग देंगे कितना 3, कितना देंगे स्कोरिंग देंगे 3, ठीक है ना। और बार बार अगर वॉक कर रहा है फ्रीक्वेंटली, तो स्कोरिंग देंगे 4, स्कोरिंग देंगे 4, कितना देंगे 4 वो देंगे, ठीक है। तो थर्ड जो पैरामीटर मैंने आपको बताया वो बताया एक्टिविटी के बारे में, ठीक है। जो पेशेंट है वो एक्टिविटी किस प्रकार कर रहा है, तो अगर बेड फास्ट है, बेड पर एक्टिविटी कर रहा है तो स्कोरिंग देंगे 1, चेयर पर एक्टिविटी कर रहा है तो अपन 2, और वॉक ओकेजनली अगर वॉक कर रहा है तो स्कोरिंग देंगे 3, और फ्रीक्वेंटली बार बार वॉक कर रहा है तो स्कोरिंग देंगे 4, ठीक है। तो ये थर्ड पैरामीटर होता है आपका एक्टिविटी, ठीक है। अब फोर्थ पैरामीटर होगा आपका मोबिलिटी। फोर्थ जो पैरामीटर रहेगा आपका कौन सा रहेगा, वो रहेगा मोबिलिटी, ठीक है। मोबिलिटी, ठीक है। तो मोबिलिटी के अंदर सबसे पहले कंप्लीटली अगर पेशेंट ई मोबाइल है, मतलब मूवमेंट बिल्कुल नहीं है उसका, कंप्लीटली ई मोबाइल है, तो अपन उसको देंगे स्कोरिंग 1, कितना देंगे स्कोरिंग देंगे 1, कंप्लीटली ई मोबाइल, तो स्कोरिंग कितना देंगे अपन 1 स्कोरिंग देंगे, कितना देंगे 1 स्कोरिंग देंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका वेरी लिमिटेड कंडीशन के अंदर पेशेंट है वो मूवमेंट कर रहा है, वेरी लिमिटेड कंडीशन के अंदर, ठीक है, तो अपन स्कोर देंगे, वो देंगे 2, कितना देंगे 2 स्कोर देंगे, तो वेरी लिमिटेड, वेरी लिमिटेड, तो इसके अंदर स्कोर कितना देंगे अपन 2 स्कोर देंगे, पेशेंट को कितना स्कोर देंगे, वो देंगे 2 स्कोर देंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है स्लाइटली लिमिटेशन। अगर पेशेंट के अंदर स्लाइटली लिमिटेशन हो रहा है तो अपन स्कोर कितना देंगे, या मूवमेंट देंगे, स्लाइटली लिमिटेड मूवमेंट हो रहा है तो अपन स्कोर कितना देंगे, उसको 3 देंगे, ठीक है। अगर नो लिमिटेशन हो रहा है तो स्कोर देंगे 4, कितना देंगे 4, ठीक है। तो यहां पे मोबिलिटी यानी मूवमेंट को भी डिवाइड किया गया है, तो कंप्लीटली अगर पेशेंट मूव इमोबाइल है तो 1 नंबर, और वेरी लिमिटेड कंडीशन के अंदर मूवमेंट कर रहा है तो 2, और स्लाइटली लिमिटेशन मूवमेंट कर रहा है तो 3, और नो लिमिटेशन कोई लिमिटेशन नहीं है और मूवमेंट आराम से कर रहा है तो अपन स्कोर कितना देंगे, उसको 4 स्कोर देंगे, कितना देंगे 4 स्कोर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका फिफ्थ वन जो पैरामीटर आएगा
आपका फिफ्थ वन जो पैरामीटर आएगा वो आएगा न्यूट्रिशन। कौन सा रहेगा? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है कि पेशेंट अगर पुअर न्यूट्रिशन है, पेशेंट का अगर बहुत पुअर न्यूट्रिशन है तो अपन स्कोर देंगे 1। कितना देंगे? स्कोर देंगे अपन 1, पुअर न्यूट्रिशन। पुअर न्यूट्रिशन कंडीशन के अंदर है पेशेंट तो अपन स्कोर कितना देंगे? वो देंगे आपका 1 स्कोर देंगे, ठीक है। और अगर पेशेंट अगर प्रोबेबली यानी संभवतः न्यूट्रिशन पर है तो अपन स्कोर कितना देंगे? उसको देंगे वो 2 स्कोर देंगे, ठीक है। तो यहां पे जो सेकंड ऑप्शन के अंदर जो सेकंड पॉइंट रहेगा प्रोबेबली न्यूट्रिशन यानी संभवतः न्यूट्रिशन पे है वो, ठीक है ना। तो अपन कितना देंगे इसको? संभवतः प्रोबेबली एडिक्वेट न्यूट्रिशन तो अपन स्कोर देंगे 2, ठीक है। और पेशेंट अगर इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन पे है, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन पर है तो स्कोर देंगे 3। कितना देंगे? स्कोर देंगे वो 3। सॉरी, इनएडिक्वेट नहीं, एडिक्वेट न्यूट्रिशन पर है, पर्याप्त मात्रा के अंदर उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है तो अपन स्कोर देंगे उसको 3 स्कोर देंगे, ठीक है। और अगर एक्सीलेंट मतलब पूरा न्यूट्रिशन उसको मिल रहा है, एक्सीलेंट कंडीशन के अंदर है, ठीक है ना, तो उसको अपन स्कोर देंगे 4। कितना देंगे? स्कोर देंगे 4। कितना देंगे? स्कोर वो देंगे 4th स्कोर देंगे, ठीक है। तो न्यूट्रिशन के बारे में बताया मैंने। न्यूट्रिशन अगर पेशेंट को कोई प्रकार का न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, पूर्ण न्यूट्रिशन कंडीशन के अंदर है तो स्कोर देंगे अपन 1, ठीक है। उसके बाद अगर प्रोबेबली अगर न्यूट्रिशन संभवतः उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, ठीक है ना, तो अपन स्कोर देंगे वो 2, ठीक है। और एडिक्वेट मात्रा के अंदर उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है तो अपन स्कोर देंगे वो 3 स्कोर देंगे, ठीक है। और एक्सीलेंट मात्रा के अंदर उसको मतलब बहुत अच्छी मात्रा के अंदर उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है तो अपन स्कोर देंगे वो देंगे 4th स्कोर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वन आपका आएगा 6th वन पैरामीटर रहेगा आपका 6th वन आपका जो पैरामीटर रहेगा वो रहेगा आपका फ्रिक्शन या फिर शेयरिंग। फ्रिक्शन या फिर शेयरिंग, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होता है, अगर फ्रिक्शन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है, तो अपन इसको स्कोर रखेंगे वो रखेंगे 1। कितना रखेंगे? स्कोर रखेंगे वो 1 रखेंगे, ठीक है। तो अगर प्रॉब्लम दिख रही है उसके अंदर तो अपन कितना देंगे? स्कोर वो देंगे 1 देंगे, ठीक है। और अगर पेशेंट को अगर संभवतः पोटेंशियली प्रॉब्लम दिख रही है, पोटेंशियली मतलब संभावित अगर उसको प्रॉब्लम दिख रही है तो अपन स्कोर देंगे वो देंगे 2, ठीक है। तो अगर पोटेंशियली अगर कोई पेशेंट को प्रॉब्लम दिख रही है, पोटेंशियल प्रॉब्लम, ठीक है, पोटेंशियल अगर प्रॉब्लम दिख रही है, संभावित कोई और प्रकार की मतलब प्रॉब्लम दिख रही है फ्रिक्शन के अंदर तो अपन स्कोर देंगे वो 2 देंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो थर्ड वन होता है नो अपेरेंट प्रॉब्लम, यानी कि कोई स्पष्ट प्रॉब्लम नहीं दिख रही है उसके अंदर तो अपन स्कोर देंगे वो देंगे 4 देंगे। कितना देंगे? 4 देंगे, ठीक है। तो 6 पैरामीटर मैंने आपको बताया सर। जो छठा पैरामीटर बताया मैंने आपको फ्रिक्शन या शेयरिंग के बारे में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम अगर दिख रही है मरीज के अंदर बहुत ज्यादा ही फ्रिक्शन के अंदर या शेयरिंग के अंदर तो 1 स्कोर देंगे, ठीक है। अगर पोटेंशियली संभावित तरीके से अगर उसको कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो अपन 2 स्कोर देंगे, ठीक है। और नो अपेरेंट प्रॉब्लम, कोई स्पष्ट समस्या नहीं दिख रही है तो अपन क्या देंगे? स्कोर 3 देंगे, ठीक है। और ये 4th पैरामीटर यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, उसको कैलकुलेट नहीं किया गया है इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो आपको मैंने पैरामीटर बताया वो बताया 6 पैरामीटर। किसके अंदर? वो बताया मैंने आपको ब्रेडन स्केल के अंदर 6 पैरामीटर है वो काम में लिए जाते हैं, ठीक है। तो इन पैरामीटरों की सहायता से अपन क्या बन रहे,
मेजर करके अपन क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट को कितनी प्रकार का रिस्क है, ठीक है ना, तो वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो डेक्यूबिटस अल्सर होता है या प्रेशर अल्सर इंजरी किसी पेशेंट को देखने को मिलती है, तो एक ब्रेडन स्केल एक टूल है या मेजरमेंट है, उसके द्वारा अपन क्या क्या एक अपन क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं या असेस कर सकते हैं कि पेशेंट को कितनी जो प्रेशर अल्सर इंजरी हुई है, तो उसको एक मेजर करने के लिए एक टूल बनाया गया है, वो ब्रेडन स्केल बनाया गया है, ठीक है। तो ब्रेडन स्केल के अंदर 6 पैरामीटर है वो काम में लिए जाते हैं। इन छह पैरामीटर की सहायता से अपन क्या करते हैं, स्कोरिंग काउंट करके अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट को कैटेगराइज कर सकते हैं कि वो कौन सी रिस्क के अंदर कैटेगराइज है, ठीक है। तो ये 6 पैरामीटर मैंने आपको बताया। सबसे पहला मैंने आपको बताया सेंसरी परसेप्शन, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया मॉइस्ट, नमी। तीसरा पैरामीटर आपका एक्टिविटी। फोर्थ पैरामीटर आपका मोबिलिटी। और फिफ्थ पैरामीटर आपका न्यूट्रिशन। और सिक्स पैरामीटर आपका रहेगा फ्रिक्शन या फिर शेयरिंग, ठीक है। अब ये इनको क्या है कि 4 प्रकार की मतलब काउंटिंग के अंदर रखा गया है, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। अब फर्स्ट वन जो सेंसरी परसेप्शन होता है, तो सेंसरी परसेप्शन के अंदर पेशेंट को अगर कंप्लीटली लिमिटेड रहता है, ठीक है, कोई प्रकार का मतलब सेंसरी परसेप्शन कंप्लीटली लिमिटेड कंडीशन के अंदर है, तो स्कोर 1 देंगे, ठीक है। उसके बाद वेरी लिमिटेड कंडीशन मतलब स्लाइटली से थोड़ा ऊपर रहेगा, तो अपन स्कोर देंगे वो 2 देंगे, ठीक है। और अगर स्लाइटली लिमिटेड रह रहा है रेस्पॉन्स सेंसरी परसेप्शन, तो स्कोर देंगे 3। और नो इंपेयरमेंट, किसी प्रकार का इंपेयरमेंट नहीं है और सेंसरी परसेप्शन सही ढंग से है, तो अपन स्कोर देंगे 4 देंगे, ठीक है। अब सेकेंड वन मैंने बताया, वो बताया आपको मोइस्ट। मोइस्ट के अंदर अगर कॉन्स्टेंटली मोइस्ट है, मतलब स्थिर मात्रा के अंदर वही मोइस्ट दिख रहा है, नमी दिख रही है, तो अपन क्या देंगे, स्कोर देंगे 1। और वेरी मोइस्ट, बहुत ज्यादा ही मोइस्ट हो रहा है, तो अपन स्कोर देंगे वो 2 देंगे, ठीक है। और ओकेजनली मोइस्ट है, अवसर अवसर पर मोइस्ट दिख रहा है, तो अपन क्या देंगे, स्कोर 3 देखेंगे, ठीक है। और फ्रीक्वेंटली बार बार अगर मोइस्ट देखने को मिलता है, तो अपन स्कोर देंगे वो 4 देंगे, ठीक है। और थर्ड जो पैरामीटर है वो है आपका एक्टिविटी। अब एक्टिविटी यानी पेशेंट जो बेड पर है, तो बेड पर है या चेयर पे है या फिर वॉक कर रहा है, तो अलग अलग तरह की एक्टिविटी होती है। तो यहां पे अपन काउंट करते हैं, अगर बेड फास्ट है, पेशेंट अगर बेड पर एक्टिविटी कर रहा है, तो वो अपन क्या देंगे, स्कोर 1 देंगे, ठीक है। अगर चेयर फास्ट है, तो अपन क्या देंगे, 2 स्कोर देंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर वॉक ओकेजनली, हमें कभी कभी मतलब ओकेजनली वो क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है, तो अपन क्या देंगे, 3 स्कोर देंगे, ठीक है। और वॉक फ्रीक्वेंटली बार बार अगर वॉक कर रहा है, तो अपन स्कोर देंगे 4 देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट फोर्थ पैरामीटर होता है आपका मोबिलिटी या मोबिलिटी मूवमेंट, ठीक है ना। तो पेशेंट का मूवमेंट देखते हैं, अगर पेशेंट कंप्लीटली इमोबाइल है, बेड रिडन पेशेंट है कंप्लीटली, तो अपन क्या देंगे, 1 स्कोर देंगे, जैसे पैरालिसिस का मरीज देख लिया होगा आपने, ठीक है। और वेरी लिमिटेड कंडीशन के अंदर मूवमेंट हो रहा है उसका, तो अपन देंगे 2, ठीक है। और स्लाइटली लिमिटेशन के अंदर मूवमेंट हो रहा है मरीज का, तो अपन स्कोर देंगे वो 3 देंगे। और कोई लिमिटेशन नहीं है, मतलब अच्छा मूवमेंट हो रहा है उसका, तो स्कोर देंगे 4 देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट फिफ्थ वन होता है आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, पुअर न्यूट्रिशन के अंदर पेशेंट है, तो उसको 1 देंगे, ठीक है। प्रोबेबली अगर न्यूट्रिशन मिल रहा है उसको, ठीक है ना, एडिक्वेट मात्रा के अंदर, ठीक है ना, तो अपन क्या देंगे, इसको 2 देंगे, ठीक है। और एडिक्वेट मात्रा के अंदर उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो अपन स्कोर देंगे 3। और अगर एक्सीलेंट मात्रा के अंदर न्यूट्रिशन, बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन उसको पूर्ति हो रही है, तो स्कोर देंगे 4 देंगे, ठीक है। और लास्ट वन जो मैंने आपको बताया फ्रिक्शन या फिर शेयरिंग, इसके अंदर तीन काउंटिंग ही होती है। अगर प्रॉब्लम दिख रही है फ्रिक्शन के अंदर, तो 1 स्कोर देंगे। और पोटेंशियली अगर प्रॉब्लम, संभावित कोई प्रॉब्लम दिख रही है, तो अपन स्कोर देंगे 2। और नो अपेरेंट, कोई स्पष्ट प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है मरीज के अंदर, तो अपन स्कोर देंगे 3, ठीक है। और फोर्थ पैरामीटर, फोर्थ काउंटिंग इसके अंदर काउंट नहीं हो रही है। तो ये 6 पैरामीटर होते हैं, 6 पैरामीटर होते हैं, उनको अपन क्या करते हैं, अलग अलग डिवाइड करके, काउंटिंग करके, बेस पर अपन मेजर स्केल के द्वारा काउंट करके अपन क्या करते हैं, पेशेंट को कैटेगराइज कर सकते हैं कि पेशेंट कौन सी रिस्क के अंदर है, प्रेशर अल्सर की इंजरी के अंदर है, ठीक है। तो ये होता है आपका एक टेबल होता है, जिसके माध्यम से मैंने आपको बताया ब्रेडन स्केल के बारे में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कैटेगरी, ठीक है ना। अब जो ब्रेडन स्केल बनाई गई है, तो ब्रेडन स्केल के अंदर कौन सी कैटेगरी के अंदर पेशेंट को रिस्क रहता है, उसके बारे में अपन काउंटिंग के बेस पर अपन क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई वो कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कैटेगरी।
कैटेगरी, ठीक है। अब कैटेगरी के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्मल, मैंने आपको बताया था स्कोर वाला मिनिमम 6 और 23 क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं, अगर पेशेंट अगर का स्कोर अगर 19 टू 23 है, 19 टू 23 है, तो उसको कोई प्रकार का रिस्क नहीं है, नो रिस्क, किसी भी प्रकार का उसको रिस्क नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अगर स्कोर आपको अगर 15 और 18 के बीच में दिख रहा है, कितना, 15 और 18 के बीच में इसका स्कोर दिख रहा है काउंटिंग हुआ, तो इसके अंदर इसको पेशेंट को क्या रहेगा, पेशेंट को माइल्ड रिस्क रहेगा प्रेशर अल्सर का, माइल्ड रिस्क रहेगा, माइल्ड रिस्क रहेगा, ठीक है। और थर्ड वन, जो अगर स्कोर अगर 13 टू 14 के बीच में, कितना, 13 टू 14 के बीच में, तो इसके अंदर उस पेशेंट को मॉडरेट रिस्क रहेगा, कैसा रहेगा, मॉडरेट रिस्क रहेगा, कैसा रहेगा, मॉडरेट रिस्क रहेगा, ठीक है। और स्कोर अगर 10 टू 12 है, 10 टू 12, 10 और 12 के बीच में है, ठीक है ना, तो उसको रिस्क रहेगा, ज्यादा रिस्क रहेगा, ठीक है। और अगर स्कोर है 9 या फिर लेस देन 9 है, 9 और लेस देन 9 है, तो उस कंडीशन के अंदर वेरी हाई रिस्क रहेगा पेशेंट को, क्या रहेगा, वेरी हाई रिस्क रहेगा। इसके अंदर हाई रिस्क रह सकता है और इसके अंदर वेरी हाई रिस्क रह सकता है मरीज को, वेरी हाई रिस्क, ठीक है। तो डेक्यूबिटस अल्सर होता है या प्रेशर अल्सर होता है, उसको अल्सर को टूल के द्वारा असेस करने के लिए एक मैंने आपको टेबल के बारे में बताया, टेबल के बाद में टेबल के अंदर जो स्कोरिंग दे रखी है, तो स्कोरिंग को अपन काउंट कर अपन पेशेंट को कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी अंदर वो प्रेशर अल्सर की इंजुरी है, ठीक है। तो इसके अंदर पैरामीटर बताए गए मैंने, जैसे पैरामीटर आपको बताया, कैटेगरी मैंने आपको बताया, जैसे 19 टू 23 है स्कोरिंग अगर, तो पेशेंट को नो रिस्क रहेगा, ठीक है। अगर 15 टू 18 के बीच में स्कोरिंग है तो माइल्ड रिस्क रह सकता है पेशेंट को, ठीक है। अगर स्कोरिंग है अगर 13 टू 14 है तो पेशेंट को मॉडरेट रिस्क रह सकता है, ठीक है। अगर स्कोरिंग है 10 टू 12 के बीच में है तो पेशेंट को हाई रिस्क रह सकता है, ठीक है। और अगर 9 और लेस है तो पेशेंट को वेरी हाई रिस्क कंडीशन वो डेवलप हो सकती है, ठीक है। तो ये आपको कैटेगरी है, कैटेगरी बनाकर अपन क्या कर सकते हैं, जो प्रेशर अल्सर की इंजरी हुई है पेशेंट को, तो उसको रिस्क के बेसिस पे अपन पेशेंट को कैटेगराइज कर सकते हैं, और कैटेगराइज कर अपन क्या करते हैं, उसका प्रॉपर है वो तरीके से मैनेजमेंट वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको डेक्यूबिटस अल्सर बताया था, और पार्ट 2 के अंदर जो डेक्यूबिटस अल्सर होता है या प्रेशर अल्सर होता है, उसको मेजरमेंट या उसको टूल के द्वारा अपन क्या करते हैं, मेजर करते हैं, और स्केल का नाम है वो ब्रेडन स्केल होता है। तो ये पार्ट 2 के अंदर मैं आपको ब्रेडन स्केल के बारे में बताया, ठीक है। तो ये ब्रेडन स्केल का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो रहा है, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक पाने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए माय यूट्यूब चैनल को। जय हिंद।